नमस्ते। मैं डॉक्टर राधा माली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जयलन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए है। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग रिकार्डो के मूल्य सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ वैल्यू, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि ऐसे तो रिकार्डो ने कहा है कि किसी भी वस्तु के मूल्य के निर्धारण में उपयोगिता होना जरूरी है, लेकिन केवल उपयोगिता ही उसके मूल्य का सही मापक नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर हम लोग उदाहरण लेते हैं जैसे कि वायु, जल, ये सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो बहुत उपयोगी हैं। तो अगर हम लोग मूल्य का मापक उपयोगिता को ही मानते हैं तो इस आधार से वायु और पानी, इनका बहुत अधिक मूल्य होना चाहिए, लेकिन इनका विनिमय मूल्य जो होता है वो बहुत कम होता है। ऐसे ही अगर हम लोग स्वर्ण को देखते हैं तो स्वर्ण का जो है उसकी उपयोगिता बहुत कम होती है, लेकिन उसका विनिमय मूल्य जो है वो बहुत अधिक है। तो इस प्रकार रिकार्डो का मानना है कि वस्तुओं में उपयोगिता का गुण होना ही चाहिए, लेकिन उनके मूल्य का जो माप है वो केवल उपयोगिता द्वारा ही तय नहीं किया जा सकता। किसी भी वस्तु के विनिमय मूल्य को निर्धारित करने में रिकार्डो के अनुसार दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहली कि वस्तु में दुर्लभता का गुण होना चाहिए, यानी कि वस्तु की जो पूर्ति है वो सीमित होनी चाहिए। दूसरा, उस वस्तु को बनाने के लिए जितने भी श्रम घंटे लगते हैं, यानी कि उस वस्तु को बनाने के लिए जितने भी श्रम घंटे व्यय किए गए हैं, यह श्रम घंटों की जो लागत है, ये दोनों जो है ये वस्तु के मूल्य का निर्धारण करती है। रिकार्डो का मानना है कि कुछ ऐसी वस्तुएं जैसे पुरानी मूर्ति हैं, पुराने सिक्के या पुरानी शराब वगैरह, जिनका हम लोग श्रम घंटों में वृद्धि करके या श्रम की मात्रा में वृद्धि करके उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन हम लोग बढ़ा सकते हैं, श्रम घंटों में वृद्धि के द्वारा इनके उत्पादन में हम लोग वृद्धि कर सकते हैं, तो इन वस्तुओं की जो मूल्य का निर्धारण है वह श्रम घंटों के द्वारा ही तय किया जाएगा। तो इस प्रकार रिकार्डो का मानना है कि जितने भी पुनः उत्पादित वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का मूल्य का निर्धारण श्रम घंटों द्वारा ही होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि उन वस्तुओं को बनाने में जितने घंटे श्रम के लगते हैं उसी आधार पर ही उनके मूल्य का निर्धारण होता है। इसको उन्होंने बहुत ही सुंदर उदाहरण के द्वारा बताया है। मान लीजिए कि कोई एक वस्तु ए है तथा दूसरी वस्तु बी है। अगर एक वस्तु ए की एक इकाई 1 घंटे में बनाई जाती है और दूसरी वस्तु जो बी है उसकी एक इकाई 2 घंटे में बनाई जाती है, तो बी की एक वस्तु के बदले में ए की 2 वस्तुएं प्राप्त होगी, क्योंकि ए को बनाने में 1 घंटा लगता है और बी को बनाने में 2 घंटा लगता है। तो 1 ठो बी के बदले में 2 ठो ए वस्तुएं मिलेगी। तो इस तरह से श्रम घंटे के आधार पर वस्तुओं का जो है वो विनिमय निर्धारित होगा। अब हम लोग देखते हैं कि रिकार्डो ने कहा है कि वस्तुओं के मूल्य का जो निर्धारण है वह श्रम उत्पादन लागत के आधार पर ही होता है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि उन्होंने कहा है कि वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण एकमात्र मापक कौन है, वो है श्रम। श्रम के द्वारा ही वस्तुओं का मूल्य का निर्धारण होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि रिकार्डो ने कहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता की जो स्थिति होती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तुओं का विनिमय मूल्य कहाँ निर्धारित होता है? विनिमय मूल्य वहाँ निर्धारित होगा जहाँ उन वस्तुओं को बनाने में जितने श्रम लागत लगी है, उन वस्तुओं का श्रम लागत उसके मूल्य के बराबर हो जाएगा, तो वहीं पर वस्तुओं का विनिमय मूल्य निर्धारण होगा। उनका मानना है कि अल्पकाल में वस्तुओं का जो बाजार मूल्य होता है वो उनका प्राकृतिक मूल्य यानी कि श्रम लागत मूल्य, उनका कहने का मतलब है। तो जो प्राकृतिक मूल्य है उससे कम या अधिक बाजार मूल्य हो सकता है अल्पकालीन स्थिति में, लेकिन दीर्घकालीन स्थिति में जो बाजार मूल्य की जो प्रवृत्ति होती है वो
प्राकृतिक मूल्य के पास जाने की होती है, यानी कि श्रम लागत के आधार पर जो मूल्य है उसी के नज़दीक जाने की होती है। तो इस प्रकार रिकार्डो का मानना है कि अल्पकाल में वस्तुओं का जो मूल्य है वो श्रम लागत से कम या अधिक हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल में वो श्रम लागत की ओर ही जाने की उसकी प्रवृत्ति होती है। ऐसे तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो श्रम लागत का जो कंसेप्ट है ये सबसे पहले आडम स्मिथ ने दिया था, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि आडम स्मिथ ने जो कहा था और रिकार्डो ने उससे क्या अलग कहा इस श्रम लागत के कंसेप्ट को लेके। तो हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले जो श्रम लागत का जो कंसेप्ट था, यानी कि वस्तुओं का कीमत जो है वो श्रम लागत के आधार पर तय होना चाहिए, ये बात आडम स्मिथ ने लेके आई थी। उन्होंने कहा था कि वस्तुओं का मूल्य श्रम लागत के आधार पर तब निर्धारित होता है जब भूमि जो है वो प्रकृति के उपहार के रूप में निःशुल्क प्राप्त होता है और किसी भी तरह की पूंजीगत सामानों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो उस समय श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन होता है। तो वस्तुओं का जो विनिमय है वो श्रम घंटों के आधार पर होता है। ये प्राचीन समाज की बात है, प्राचीन समय की बात है। फिर आडम स्मिथ ने कहा कि जैसे जैसे परिवर्तन हुआ और फिर भूमि के संदर्भ में एकाधिकारी प्रवृत्ति पनपने लगी और भूमि के प्रयोग के बदले में जब भूमिपति को लगान देने लगा और धीरे धीरे करके पूंजीगत साधनों का भी प्रयोग होने लगा, पूंजी को भी लाभ का हिस्सा देने लगा, तो इस समय क्या हुआ कि वस्तुओं का जो विनिमय मूल्य है वो केवल श्रम के द्वारा निर्धारित नहीं हो के उत्पादन लागत के द्वारा तय होने लगा। तब आडम स्मिथ का कहना था कि वस्तुओं का जो कीमत निर्धारित होता है उसमें सब चीज़ें होनी चाहिए, श्रम की मजदूरी भी होनी चाहिए, भूमि का लगान भी होना चाहिए और पूंजी का लाभ भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब इंक्लूड हो जाती है तो उत्पादन लागत बन जाता है। तो इस प्रकार आडम स्मिथ ने कहा कि आगे चल के वस्तुओं की कीमत का जो निर्धारण होता है वो उत्पादन लागत के आधार पर होता है। तो ये आडम स्मिथ का कहना था जो उन्होंने श्रम लागत की जो सिद्धांत दिए थे। बाद में आडम स्मिथ ने उसी को आगे एक्सटेंड करके उत्पादन लागत का कंसेप्ट दिया। तो रिकार्डो का यहाँ पर क्या कहना है, क्योंकि रिकार्डो भी यही कह रहे हैं कि वस्तुओं का कीमत का निर्धारण जो होता है, जो विनिमय मूल्य जो होता है वो श्रम घंटे द्वारा ही तय होती है। यहाँ रिकार्डो ये कहते हैं कि अगर प्राचीन समय में भी जब भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है और किसी प्रकार की लगान देने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी पूंजीगत साधनों का प्रयोग नहीं होता है, तो उस समय भी श्रम ही एकमात्र उत्पादन का साधन होता है जो मूल्य का सृजन करता है और इसलिए वस्तुओं का मूल्य का निर्धारण श्रम के आधार पर ही होने चाहिए। फिर रिकार्डो का कहना है कि समय परिवर्तन होने के बाद भी जब भूमि में एकाधिकारी शक्तियाँ आने लगती है और भूमि के प्रयोग के बदले में लोगों को लगान देना पड़ता है और पूंजीगत मशीनों का प्रयोग होता है, उत्पादन में पूंजी का प्रयोग होता है, तो उसके बाद भी वस्तुओं का विनिमय मूल्य जो है वो श्रम घंटे द्वारा ही तय होगा। ये रिकार्डो का कहना है। रिकार्डो का कहना इसलिए है कि उन्होंने ये माना है कि लगान जो है वो मूल्य का कारण नहीं है बल्कि मूल्य का परिणाम है। इस तरह लगान किसी भी वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में कोई भूमिका नहीं निभाती है। और पूंजी के संदर्भ में भी रिकार्डो का कहना है कि पूंजी जो है वो श्रम की ही संग्रहित पूंजी है, यानी कि पूंजी श्रम के द्वारा ही संग्रहित की जाती है। अगर श्रम नहीं रहेगा तो पूंजी भी नहीं होगा, क्योंकि रिकार्डो का मानना है कि जो श्रम है वो एक्स्ट्रा उत्पादित करता है और जो सरप्लस जो एक्स्ट्रा उत्पादित करता है उसी में से ही कुछ बचा के पूंजी रख लिया जाता है। तो इस तरह से पूंजी कोई नया चीज़ नहीं है, कोई अलग से नहीं आया है, बल्कि वो संग्रहित श्रम का ही एक रूप है, श्रम के माध्यम से ही वो संग्रहित किया गया है। तो इस तरह उन्होंने पूंजी को अलग नहीं माना है। तो उन्होंने कहा कि लगान जो है वो मूल्य का कारण नहीं बल्कि परिणाम है और पूंजी भी जो है वो संग्रहित श्रम का ही एक रूप है। इसलिए वस्तु के विनिमय मूल्य का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो श्रम की होती है और श्रम ही है जो वस्तुओं का विनिमय मूल्य जो है वो निर्धारित करता है, वो तय करता है। ये रिकार्डो का मानना है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि रिकार्डो ने कहा है कि अगर किसी वस्तु के उत्पादन में अगर श्रम या पूंजी
की मात्रा में परिवर्तन होता है तो क्या होगा, उनको दिए जाने वाले पारितोषिक में भी परिवर्तन होगा। श्रम का मात्रा बढ़ेगा तो फिर मजदूरी अधिक लगेगी, और पूंजी का मात्रा बढ़ेगा तो फिर लाभ का हिस्सा ज़्यादा जाएगा। तो उनका कहना है कि अगर श्रम की मात्रा बढ़ जाती है और पूंजी से लाभ जो है वो घट जाता है तो उस स्थिति में क्या हो जाएगी, जो भी पूंजीगत वस्तुएं रहेंगी या जिन वस्तुओं को बनाने में पूंजी की प्रधानता रहेगी उनकी कीमत जो है वो कम हो जाएगी। दूसरी ओर अगर श्रम की लागत कम रहती है, मजदूरी कम रहती है, तो उसके द्वारा जो भी वस्तुएं उत्पादित होती है तो उससे क्या होता है, क्योंकि श्रम जो है वो एक्स्ट्रा वस्तुओं का उत्पादन करता है, इसीलिए श्रम लागत में धीरे धीरे क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि रिकार्डो का जो मेन कंसेप्ट है कि वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण, विनिमय मूल्य का निर्धारण दो कारणों से होता है, एक दुर्लभता के चलते होता है और दूसरा जो है वो उसमें लगाए गए श्रम के माध्यम से होता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने रिकार्डो के मूल्य सिद्धांत की आलोचना की है। फिर इन आलोचनाओं से प्रभावित होकर रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में थोड़ा सा संशोधन किया है और उन्होंने आगे चलकर ये माना है कि किसी भी वस्तुओं का विनिमय के मूल्य के निर्धारण में श्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती ही है। इसके साथ साथ उन्होंने समय के प्रभाव को भी इंक्लूड किया है कि वस्तुओं का निर्माण होने से लेके उपभोक्ता तक वस्तुओं को पहुंचने में जो समय लगता है तो इस समय का प्रभाव भी पड़ता है वस्तुओं के मूल्य के निर्धारण में। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि रिकार्डो ने किस प्रकार मूल्य के निर्धारण का सिद्धांत दिया है, रिकार्डो का मूल्य का निर्धारण का सिद्धांत क्या है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आप लोगों के बीच उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।